नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कभी कभी चुप रहना, दूर बैठकर देखना, ऑब्जर्व करना और अपने इंटरेस्ट के अनुसार फैसले लेने के समय का इंतजार करना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन अगर भारत इस तरह की कूटनीति कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी अपने तरीके से डील कर रही है, तो हिंदुस्तान में बैठे हुए विपक्षी पार्टियों को परेशानियां हो रही है। वो देख रही है कि भारत कैसे धीरे धीरे दुनिया के केंद्र में आता जा रहा है। चाहे विकासशील देश हो, विकसित देश हो, शक्ति हो, महाशक्ति हो, सबकी निगाहें कैसे भारत पर टिकी है। वो देश जो इनडायरेक्टली भारत के खिलाफ होते थे, जो जिहादी संगठनों, जिहादी देशों का सपोर्ट करते थे, मुस्लिम ब्रदरहुड की भावना से संचालित होते थे, वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि भारत का अगला कदम क्या हो सकता है। महाशक्ति अमेरिका जैसी वो भी भारत की तरफ देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को उस महाशक्ति का सर्वोच्च नेता मानते हैं, वो भी पसीने पसीने हो रहे हैं कि क्या अब आगे होने वाला है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अब केवल इन दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं रहा, बल्कि अमेरिका डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो चुका है और ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ दी है। उसके दूतावासों पर हमले किए जा रहे हैं और इजराइल से इसकी शुरुआत हुई है, जिसके कारण यूएस का एम्बेसी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि एम्बेसी के अंदर इसलिए बात की जा रही है कि एम्बेसी किसी देश का हो, दूतावास या फिर हाई कमीशन, जो वो एरिया होता है वहां उसी देश का झंडा लगा होता है। उसके प्रीमाइसेस के अंदर उस देश जहां पर वो अवस्थित है उसकी सरकार, उसके नियम, उसके कानून नहीं चलते, बल्कि एम्बेसी के अंदर उस देश का कानून चलता है जिस देश का झंडा उसके पास है, जिसकी एम्बेसी वहां पर है। इसलिए अगर एम्बेसी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, वो बंद हो रहा है, तो ये महाशक्ति अमेरिका के लिए शर्म की बात है कि देखो कैसे 3-4 दिनों में हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जिसके कारण हमें अपना दूतावास बंद करना पड़ रहा है। और उसमें जो बार बार अमेरिका में होता रहा कि नहीं, हम अपने जमीन पर युद्ध नहीं लड़ते, दूसरे को लड़ा लड़ा कर हम बीच में मध्यस्थ बनने की कोशिश करते हैं और इसी के कारण महाशक्ति बने हुए हैं। आज ट्रंप का वो ईगो टूट गया है। आज ट्रंप को पुतिन से बात करनी पड़ रही है, चीन के साथ डील करनी पड़ रही है और भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। ये ऐसे डिप्लोमेटिक बेजोड़ कूटनीति पीएम मोदी की रही है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा और इजराइल ने जो ईरान के कई ठिकानों को तबाह किया, परमाणु संयंत्र बर्बाद कर दिए, वहां के जनरलों को मौत के घाट उतार दिया, वहां के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उसको भी खत्म कर दिया, उससे ईरान में और मुस्लिम देशों में ये परेशानियां तो बढ़ी कि अब आगे क्या होगा, ये कहां तक जाएगा। लेकिन भारत की भूमिका के लिए सब लोग तैयार रहे। अमेरिका से मीडिएट करने की बात नहीं हुई, लेकिन भारत की भूमिका रही। नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी के साथ बातचीत की और नेतन्याहू यानी इजराइल के सपोर्ट में भारत जो आया, उससे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये जो विपक्ष में बैठे हुए गजा गैंग हैं वो भी परेशान हो गया और कहने लगा कि देखिए ये ट्रेडिशनल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो हमारी थी उसको पीएम मोदी बदल रहे हैं। परंपरागत एक कूटनीति क्या होती है, परंपरागत शत्रु और मित्र जब नहीं होते तो फिर ये परंपराएं कैसी होती है। मित्र बदलते रहते हैं, शत्रु बदलते रहते हैं, तो ऐसे में जो तात्कालिक जरूरत हो देश के हित में उसी पर फैसला लेना चाहिए और यही भारत ने किया। इसीलिए
विपक्ष में बैठी हुई वो पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, मल्लिकार्जुन खड़गे से पवन खेड़ा तक, यहां प्रियंका वाड्रा तक ने कहा गजा में जो युद्ध विराम के लिए यूएन में रेजोल्यूशन आया था उससे भारत को दूरी नहीं बनानी चाहिए थी। मतलब कहने का मतलब इन लोगों का यही है कि भारत को दूरी नहीं बनानी चाहिए थी, इस युद्ध विराम के ऊपर सीधे मुहर लगानी चाहिए थी कि इजराइल अब अटैक बंद कर दे फिलिस्तीन के ऊपर, हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर, हौती के ऊपर, इन सारे आतंकी संगठनों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई रुकनी चाहिए। ऐसे में भारत इजराइल के खिलाफ ही और यूएन के अंदर वोटिंग करता। ये हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में बैठ रही है और जो कहती है कि हमने सालों से जो परंपरा बनाई थी उसे पीएम मोदी ने तोड़ दिया, इनके परंपरा बनाने के पीछे का रीजन ही यही था कि फिलिस्तीन का समर्थन करो क्योंकि वहां मुस्लिम रहते हैं और इजराइल मुसलमानों के खिलाफ अटैक करता है तो हिंदुस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगते हैं। यहां ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रोग्राम जिसमें फिलिस्तीन का सपोर्ट किया जाता है और यहां के विपक्षी पार्टियों में बैठे हुए बड़े बड़े नेता फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर आ जाते हैं क्योंकि यहां भी उसे मुसलमानों का वोट चाहिए। पाकिस्तान को लेकर भी इनकी यही रणनीति रही है जिसके कारण पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई, हालांकि डिफेंसिव होने के कारण, यानी जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो केवल प्रतिक्रिया की गई, उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई भारत की तरफ से नहीं की गई। 1947 के बाद से ही 48 में भी पाकिस्तान ने अटैक किया, 65 में भी पाकिस्तान ने अटैक किया, 71 में भी पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा और इसलिए भारत बैकफुट पर ही रहा, केवल जीत दर्ज किया क्योंकि पाकिस्तान से हम ज्यादा मजबूत रहे, लेकिन लीडरशिप के तौर पर हम पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत नहीं रहे, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज जो चल रहा है, पूरी दुनिया में गुट बने हुए हैं ईरान पर हमले को लेकर। एक तरफ ईरान, चीन और रूस, ये तीनों देश ऐसे एकजुट होते दिखाई पड़ रहे हैं जिससे कि ट्रंप की परेशानी बढ़ी हुई है, उसे भी इन दो बड़े देशों के साथ डील करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर ईरान के साथ रूस खड़ा रहा तो ऐसे में ये सीरिया में जितने सालों तक चलता रहा अमेरिका और रूस के बीच एक तरह से पीछे से कोल्ड वार और सीधे से मिसाइल अटैक, वैसे ही यहां लंबा चलता रहेगा। और ये इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका की लड़ाई है क्योंकि परमाणु बम बनाने से रोकने की पहल अमेरिका ने किया था और इजराइल ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ईरान के ऊपर हमला किया। तो एक तरफ जो महाशक्तियां हैं उनके बीच इस बात के लिए परेशानी बढ़ी है कि भारत किसका साथ देता है। जैसे यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी भारत की तरफ ट्रंप ने ध्यान दिया और अमेरिका जो यूक्रेन और रसिया के वार में वो एक भूमिका यूक्रेन के तरफ से निभा रहा था, भारत पर भी दबाव बनाता रहा, यूरोप के देश भी दबाव बनाते रहे, लेकिन यूरोप के दूसरे देशों का इंटरेस्ट भारत में ज्यादा है। चाहे बड़े देशों में फ्रांस को देख लें, जर्मनी को देख लें या फिर ब्रिटेन को देख लें, ये सारे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में जुटे हैं। इसने ये नहीं कहा कभी कि नहीं, भारत अपने सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर रूस के साथ तेल गैस का व्यापार बंद कर दे, लेकिन अमेरिका यह चाहता रहा है। लेकिन फिर भी भारत ने इस कूटनीति का इस्तेमाल किया और सीधे कहा हमारा इंटरेस्ट हमारा है, आप लोगों के इंटरेस्ट के अनुसार नहीं चलेंगे। अभी भी पीएम मोदी ने यही किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सारे गुट बने हुए हैं सबकी निगाहें भारत की तरफ है। ईरान अमेरिका से टकरा रहा है, इजराइल ईरान में तबाही मचाए हुए है और मुस्लिम देश इस बात से लिए डरा हुआ है कि अगर यूरोपीय संघ के देश भी इस लड़ाई में, जंग में जुट गए तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, इजराइल सब मिलजुल कर उन 34 जिहादी देशों के खिलाफ जंग छेड़ देगा जो मुस्लिम ब्रदरहुड के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इधर पाकिस्तान इस बात के लिए परेशान है कि भारत ने तो इजराइल का साथ दिया है, चाहे फिलिस्तीन के मुद्दे पर हो या ईरान के मुद्दे पर भी भारत का स्टैंड
इजराइल के साथ ही है, कभी भी ईरान के सपोर्ट में नहीं है। इसलिए भारत के अंदर के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के इस तनाव के कारण गैस और तेल की समस्या बढ़ेगी, जिससे भारत में भी परेशानियां बढ़ेगी। इसलिए भारत को इंटरफेयर करना चाहिए, और इंटरफेयर किस तरह करना चाहिए? ईरान का सपोर्ट करके, पाकिस्तान का सपोर्ट करके, अरब के देशों का सपोर्ट करके। ये परेशानी पूरी दुनिया में बन रही है और भारत इस बीच एक रास्ता निकाले हुए है। यही तो वजह है कि G7 में भी जब जो प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो उन्होंने एक ऐसे देश को चुना जहां पर पिछले 20-25 सालों से कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया था, और उसकी भूमिका आगे और बढ़ने वाली है। यह साइप्रस ने जो अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है, और साइप्रस को जो हम सहयोग कर रहे हैं, वो केवल तुर्की को बैलेंस करने के लिए नहीं है। तुर्की तो एक आधार है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। उसके खिलाफ उसके पड़ोस में एक मुल्क को मजबूत करना जरूरी है जिसके साथ वो उसका टकराव चलता है। जैसे चाइना को बैलेंस करने के लिए हम उसके आसपास के देशों को उसी तरीके से अपने साथ लाते हैं जैसे चीन भारत को घेरने की रणनीति अपनाता है। चाहे ताइवान को लेकर हो, भारत के साथ संबंधों को लेकर हो, या फिर चीन के इर्द गिर्द के वो देश जो कि बॉर्डर स्टेट हैं और चीन के साथ उनका टकराव चलता है, या फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया हो जिसके साथ चीन का टकराव चलता है और हमारे साथ वो रणनीतिक भागीदारी निभाता है। क्वाड में जो पहले भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं लिए हुए था क्योंकि कांग्रेस की सरकारों के समय चीन के साथ सीधे टकराव नहीं लेता था, लेकिन अब क्वाड का हिस्सा हैं जिससे चीन हमेशा परेशान होता है कि ये चार देश कैसे एकजुट होकर हमारे खिलाफ रणनीति बनाते हैं, और फिर वो सैन्य जो दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव रहा है उसको बैलेंस करने के लिए सैन्य समझौते करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरीके से अभी पीएम मोदी की तरफ देखा जा रहा है, साइप्रस आगे अगले साल यूरोपीय संघ का चेयर संभालेगा और यूरोपीय संघ के साथ हमारा व्यापारिक संबंध बढ़ रहा है। पिछले दिनों भी 3-4 एग्रीमेंट हुए, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, ये तीनों देशों के साथ केवल आर्थिक भागीदारी नहीं है बल्कि सैन्य भागीदारी भी बढ़ रहे हैं, और हम खरीदारी भी फ्रांस और जर्मनी से कर रहे हैं। तो जैसे ही अमेरिका को चारों तरफ से घेरा गया कि अगर आप भारत के खिलाफ पाकिस्तान का फुल सपोर्ट करते हो इसलिए क्योंकि अरब के देशों में आपको उस पर कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के सहयोग की जरूरत है क्योंकि ये मुस्लिम देश है, तो ऐसे में भारत का सहयोग की उम्मीद नहीं करनी होगी। और अमेरिका में बैठे हुए भारत समर्थक लॉबी जिहादियों के विरोध में जो बार बार ये बात करता है कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं चलता, अमेरिका अगर इस सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करेगा, सिलेक्टिव पॉलिसी बनाएगा तो उससे दुनिया में नहीं बल्कि अमेरिका को भी उसी तरह से झेलना पड़ेगा। इस विचारधारा के साथ जो अमेरिका में लॉबी है वो भी भारत के साथ खड़ा होता है, पाकिस्तान के साथ नहीं। इसलिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान और इजराइल के युद्ध में, फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में भारत ने जो दूरी बनाई और उसके साथ साथ दूरी बनाते हुए ट्रंप को दिखाया कि तुम जहां हमारे खिलाफ 3 दिन के अंदर सुपर एक्टिव मोड में आकर हमें ही बदनाम करने की कोशिश करते रहे, आज ये चीजें तुम्हारे खिलाफ हो रही है और अमेरिका में परेशानी ट्रंप के उन रणनीतियों के खिलाफ बन रही है, पैदा हो रही है, और इसलिए अमेरिका भी निपट रहा। पाकिस्तान बैकफुट पर आया हुआ है कि इजराइल जिस तरीके से, जिस स्टाइल में ईरान के खिलाफ स्ट्राइक किया है, भारत के स्ट्राइक का तरीका भी वही है। और ऐसे में मोसाद और रॉ के साथ जो डील चल रही है उसमें तो आगे पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन
त्राहिमाम करने लगेंगे। इनके बड़े बड़े अधिकारी, ये पद पर बैठे हुए मौलाना, इन सब का खात्मा किया जाएगा और अमेरिका से डील का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर अलग तबाही, इस्लामिक देश भारत की तरफ देख रहा, इसके मार्केट को भी और इसकी ताकत को भी, और दूसरी तरफ अमेरिका में ये ट्रंप के खिलाफ जो चल रहा है कि हर जगह कूद कर आते हो, भारत जैसे देश को कमजोर बनाने की कोशिश करते हो और आतंकी मुल्कों का साथ देते हो, ये पॉलिटिक्स पॉलिसी नहीं चलेगा। ट्रंप भी उसी तरह निपट रहा है। यूएस के दूतावास अभी एक बंद हुए हैं, कई और बंद होने के कगार पर हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की भूमिका कमजोर, भारत की भूमिका बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका के कमजोर होती स्थिति में रूस के एंट्री भारत के साथ होगी। इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति जो पीएम मोदी ने बनाई है, उसे यह कहा जा सकता है कि भारत दुनिया के केंद्र में आ गया। महाशक्ति से लेकर शक्ति, विकसित से लेकर विकासशील देश तक भारत की तरफ देख रहा है। और यहां भारत में बैठे हुए विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि नहीं नहीं, ये तो हम ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी था, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन हमारे थे, उससे हम अलग हो रहे हैं, उससे हमें बाय बाय नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए। यही दिक्कतें हैं भारत की विपक्षी पार्टियों की, और इसलिए गजा गैंग एक्टिव हो गया है। और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी एक नए मिशन में चल दिए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर आपके लिए आते रहे। धन्यवाद।